नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोरोना वायरस और इस महामारी से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या अफवाह है, और दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स की राय भी आपके लिए लेकर आते हैं। चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बच्चों पर इस पैंडेमिक का खासा असर देखा जा रहा है। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र के अहमदनगर की बात करें तो देखा गया कि 18 साल से कम उम्र के लगभग 10,000 बच्चे यहाँ पर सिर्फ मई में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल जरूर बनते हैं कि क्या बच्चों पर ज्यादा असर हो रहा है इस पैंडेमिक की वेव में, सेकेंड वेव में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि तीसरी वेव में बच्चों पर असर होगा। हालांकि बच्चों में मौत का आंकड़ा 1% से भी कम है, फिर भी वो बच्चे हैं, इसलिए चिंता भी बढ़ जाती है। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। डॉक्टर जेसल सेठ हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से, और साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर एच दलवाई, जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है और महाराष्ट्र पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दलवाई, आपसे शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के जो आंकड़े आए उससे कुछ चिंताएं माता पिता की बढ़ जाती हैं। आप थोड़ा हमें इसको सिंप्लीफाई करके कुछ जानकारी दे सकते हैं, क्या वाकई में बच्चों के लिए खतरा बढ़ रहा है या ऐसा नहीं है? नमस्ते दर्शकों को भी नमस्ते। दो बातें, एक तो यह है कि पहली दो लहरों जो बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन थे, उसके बाद जो मिडिल एज एडल्ट्स थे, इन दोनों में ये एक लहर काफी फैली हुई थी। तो ये भी हम जानते हैं कि इन बच्चों, इन दो वर्गों पे हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है। तो बाय एंड लार्ज ये दो जो ऊपर है, जो 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, वो प्रिटी वेल प्रोटेक्टेड है, या तो इम्यून है इन्फेक्शन की वजह से या तो वैक्सीन की वजह से। अब बचा एक तबका पॉपुलेशन में है जो बच्चों का है 18 साल के नीचे। हमारी जनसंख्या में 40% बच्चे हैं। तो अगर ये लहर फैलेगी तो जाहिर है कि फैलेगी उनमें जो वल्नरेबल है, और अब वल्नरेबल बच्चे सिर्फ बच्चे, इसलिए अगर ये फैलेगा तो ये बच्चों में फैलेगा। आपने जैसे बहुत सही बताया, 90 से 95% बच्चों को बिल्कुल मामूली माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, मतलब अगर 100 बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो 90%, 95 बच्चों को बिल्कुल मामूली सर्दी खांसी नजला, जो आपके फैमिली डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं, घर पे घर हो जाएगा। बच्चे, बहुत थोड़े बच्चे जिनको शायद हॉस्पिटल की या मेडिकल एड की ज्यादा जरूरत लग सकती है। दूसरा मुद्दा यह है कि मेहरबानी करके इसमें महाराष्ट्र का बार बार नाम मत लीजिए, क्योंकि ये गलती हम बार बार कर रहे हैं। दूसरी लहर भी पहले 2 महीने हमारे गए महाराष्ट्र में गलती ढूंढने में। महाराष्ट्र में कोई गलती नहीं है, मगर महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज्यादा है, लोगों की अवेयरनेस ज्यादा है, शायद मेडिकल अवेयरनेस, मेडिकल केयर ज्यादा है, इसलिए पिकअप महाराष्ट्र में हो रहा है। पिछली बार गलती ये हुई कि फरवरी मार्च में जो महाराष्ट्र में हो रहा था, उससे सीखकर चेतावनी लेकर हमें पूरे देश में अगर हम मेथड्स ऑलरेडी सेटअप करते तो शायद सेकेंड लहर का जो कहर हुआ वो नहीं। अब महाराष्ट्र से ये सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र पहला राज्य है देश में जिसने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स एस्टैब्लिश करके 1 महीना हो गया, और पिछले 1 महीने से ऑलरेडी डॉक्टर्स का ट्रेनिंग, आंगनबाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग और सेटअप जो चाहिए वो शुरू कर दिया है, अगर थर्ड लहर बच्चों में आती है तो उससे जूझने के लिए। तो ये दो मुद्दे मैं कहूँगा देश को ध्यान देना चाहिए। एक तो पैनिक की जरूरत नहीं है, सेकेंड अगर ये फैलेगा तो हर स्टेट में फैलेगा, हमें प्रिकॉशन अभी से लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये चर्चा करने का मकसद यही है कि यहाँ से सीख लेकर के या ये बातें जो हैं वो सही लोगों तक पहुंच पाएं, किसी की तरफ उंगली उठाना नहीं है। लेकिन डॉक्टर सेठ, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की सहूलियतें अभी हमें तैयार करनी पड़ेंगी, या किस तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटीज हमें तैयार करनी पड़ेंगी, किस तरह की इलाज की फैसिलिटीज हमें तैयार करनी पड़ेंगी, जो चाहे बाद में इस्तेमाल ना हो लेकिन तैयार रहे, ताकि बच्चों का कोई खतरा अगर हो तो उससे निपटा जाए।
ये बिल्कुल बराबर है। सिर्फ अहमदनगर की हम एक्चुअली एग्जाम्पल ले, क्योंकि ये क्लस्टर स्प्रेड है। अगर बच्चों में स्प्रेड तो तभी होगा जब ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ेगा, बट बच्चों में मास्क का कॉम्प्लियंस भी बहुत पुअर है। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों, अहमदनगर का हम एग्जाम्पल ले कि 10,000 बच्चों को जो पिछले महीने में इन्फेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे ये क्रॉस इन्फेक्शन है, तो ओवरऑल परसेंटेजेस से वो बढ़े हुए हैं और उसमें से बच्चों को क्रॉस इन्फेक्शन हुआ है। बच्चों में टेस्टिंग की बात करें तो पर्टिकुलरली कोई अलग प्रकार का फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। जो लोग एडल्ट का जिस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ बच्चों के साथ कंफर्टेबल होना है, क्योंकि बच्चे हैं वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंट होकर उनका टेस्टिंग करना है। पर जो टेस्टिंग का मेथड है, जो स्वेब लेने का मेथड है, वो बच्चों में और एडल्ट में सेम है, खाली बच्चे छोटे होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, नॉर्मली मैं डॉक्टर दलवाई के साथ एग्री करती हूँ, 1 to 5% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, लेस देन 1% को आईसीयू केयर की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप 10,000 बच्चों का 1% भी करें या 10,000 बच्चों का 5% भी करें, तो वो नंबर से वो हंड्रेड्स में है और उसके लिए फैसिलिटीज तैयार करके रखनी जरूरी है। सिर्फ उतना नहीं है, सिर्फ फैसिलिटीज से नहीं होता है, हमें मेडिक्स, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, हर तरह के जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पे रखने हैं। जो गाइडलाइंस है, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं, टोडलर से नॉन कोऑपरेटिव है, अकेले रहने नहीं वाले हैं, वहाँ पे उनके साथ पेरेंट्स रहने वाले हैं। एटलीस्ट 1 पेरेंट, मदर एटलीस्ट रहेंगे अगर उनके साथ। और ये हो सकता है कि अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, लेकिन वो फैसिलिटी से मदर को भी इन्फेक्शन लग सकता है। सो हर तरह से कोहार्ड कैसे करें, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, उनके सैम्पलिंग कैसे किए जाए, उनको ट्रीटमेंट कैसे दी जाए। ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस है वो इतनी डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो बच्चों की एज को लेके, उनके फियर्स को लेके, उनको एंग्जाइटी को लेके कहीं ना कहीं पे हमें गियर अप करना है और उसके लिए अपनी पॉलिसीज बनानी है। और आई थिंक डॉक्टर दलवाई ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि महाराष्ट्र पीडियाट्रिक टास्क फोर्स है ऑलरेडी उस पर बहुत सारा काम कर चुकी है और कर रही है और स्टेप वाइज आगे बढ़ रही है। एंड थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करे इस चीज को, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेके प्रिपेयर्डनेस जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने का चालू किया है, वो अप्रिशिएबल है। बिल्कुल। और डॉक्टर दलवाई, अब जबकि ये भी खबर आ गई है कि फाइजर और मॉडर्ना की हर अड़चन को दूर कर किया गया है सरकार की तरफ से, इंडेमनिटी बॉन्ड वाली अड़चन भी, तो उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन्स भी आ जाएंगी। तो ऐसे में कम से कम एक सर्टेन सब ग्रुप जो है बच्चों का, उनको प्रोटेक्शन मिलने की फिर उम्मीद हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी कोई इम्यून डेफिशिएंसी बीमारी है, जैसे किसी को HIV है या किसी को कुछ कैंसर है और कैंसर की दवाइयां दी जा रही है या डायबिटीज है। तो अगर सब बच्चों के लिए, हम तो ये चाहेंगे कि हर बच्चे के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो, जल्द से जल्द दी जाए। मगर अगर आपने जो सवाल पूछा है बहुत सही सवाल है कि कम से कम उन बच्चों को जिन्हें ज्यादा रिस्क है उन्हें ये वैक्सीन दी जाए। मगर हम फिर से सरकार से यही अपील करेंगे कि सभी बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो। बिल्कुल, वैक्सीन सबके लिए जल्द से जल्द उपलब्ध हो। डॉक्टर सेठ, जाते जाते आपसे भी वैक्सीन पर कमेंट, एक भारत बायोटेक की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, तो क्या उम्मीद है कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ पाएगी? मुझे तो नहीं पता है कि टाइम फ्रेम कितना है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, सेफ्टी प्रूफ हो और वैक्सीन अवेलेबल हो। हम लोग पीडियाट्रिशियंस, हम लोग रेडी है एज जितना हो सके उतना वैक्सीनेशन का कवरेज बच्चों को देने के लिए। आई थिंक वैक्सीनेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में आती है तो ज्यादा फटाफट उसको दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस वो जुट जाएंगे और वैक्सीनेट कर पाएंगे बच्चों को। कब तक आएंगी वो टाइम फ्रेम मुझे। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है, बस उसके आने का इंतजार है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छा लगता है कि अगर तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी बच्चों को बचाने के लिए, तो आंकड़े भले ही नीचे रहते हो, लेकिन वो आंकड़े भी बच्चे ही हैं। एक एक बच्चे की जान जरूरी हो जाती है बचाना। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ मुड़ते हैं। खबर आई है कि चीनी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, सिनोवैक को, और ये दूसरी चीनी वैक्सीन है जिसको कि अब मंजूरी मिली है। चिंता की बात ये रही है कि भारत की कोवैक्सीन को अभी तक WHO की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसका कुछ असर पड़ सकते हैं आगे जाकर के, जब हम लोग ट्रैवल करना चाहेंगे, दूसरे देशों में जाना चाहेंगे, तो शायद जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है उन्हें आसानी से मंजूरी न मिले, अगर WHO की मंजूरी नहीं है तो। चीन में 2 वैक्सीन को अब तक मंजूरी मिल चुकी है, सिनोफार्म और सिनोवैक। तो इनकी 2 वैक्सीन हैं जो कि अब तक मंजूरी पा चुकी हैं। और बल्कि अगर आप नॉन वेस्टर्न देशों में देखें
तो पहली वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली वो सिनोफार्म ही थी, यानी कि चीन की थी। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल है। डॉक्टर, बहुत से लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोवैक्सीन को भी जल्द ही मिल जाए, तो अड़चनें क्या आ रही हैं, क्यों नहीं मिल पा रही है अभी हम लोगों को WHO की तरफ से, वो ठप्पा क्यों नहीं मिल पा रहा है? यस, आपने सही ढंग से बताया कि WHO उसको बोलता है इमरजेंसी अप्रूवल, वो लाइसेंस देते हैं। अगर हम लोग वैक्सीन लिया, आपने जिसका नाम बताया साइनोफैक्स, साइनोफार्म, इवन मॉडर्ना, फाइजर, उसका धप्पा लग गया कि यस, आप अगर वो वैक्सीन लेंगे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते। हमारा कोविशील्ड का वही धप्पा है, ये वो लोग अप्रूव किया है, अब कोविशील्ड यूज करिए। बट कोवैक्सीन में क्या हुआ, वो लोग उनका पेपर सबमिट किया। जैसे आई एम इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर 15 years, यस, सो इसी समय क्या होता है, अगर आप सही ढंग से आपका पेपर्स नहीं सबमिट किया, क्या जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 सेफ्टी डेटा और आपका कितना एंटीबॉडी हो रहा है, कितना दिन रह रहा है, क्या साइड इफेक्ट्स, अब सही ढंग से अगर नहीं सबमिट किया तो अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम होगा। सो अभी तक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है फेज 2, फेज 3 डेटा कोवैक्सीन अभी सही ढंग से, और डेटा काफी अच्छे हैं, 81% है उनका एफिकेसी। और एक कोवैक्सीन से हमारा 2 नया वेरिएंट्स आया है, B1617, B117, सब में वो काम कर रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन। See, so what is available now is that when they have submitted the data, they have given interest dossier भी सबमिट किया क्या, बट पूरा डेटा नहीं सबमिट हुआ है। So that's why WHO is asking for more data. लेकिन 90% is complete. क्या ये जो चीनी वैक्सीन है, इन्होंने अपना डेटा पूरा इसी तरह से सबमिट किया था क्या? जो भारत से मांगा जा रहा है, क्या भारत की तरफ से ये दिया जाना जो अब तक दिया गया है डेटा, ये काफी नहीं होता? So what was pending, I do not know. बट एज पर ट्रायल्स गाइडलाइंस आपको देना है, पूरा ही पूरा देना है, क्योंकि ये मरीज का सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मेरा ख्याल से कोवैक्सीन इज अ गुड वैक्सीन। अगर वो लोग पूरा डेटा सबमिट कर देंगे, शायद 1-2 हफ्ता के अंदर मिल जाएगा। अब तो हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा भी आ गया है कोवैक्सीन का, जितने लोगों को लग चुकी है, करोड़ों लोगों को। तो मेरे ख्याल से अगर सरकार भी इसे साझा करती है डेटा, तो कहीं ना कहीं कंपनी फिर अपने इस केस को मजबूत कर सकेगी WHO के सामने। यस, आपने सही ढंग से बताया, क्योंकि हमारा इंडिया में DCGI, दैट्स द ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, हैज अप्रूव्ड इट, और हमारा इंडिया से और भी करना है, जो जबरदस्ती WHO को बताना है, यस इट्स अ गुड वैक्सीन, इसका एफिकेसी ज्यादा है, ये पूरा वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है, एंटीबॉडी 6 से 9 महीना तक हमारे बॉडी में रहता है, एंड कोई साइड इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे। सो हमको एक साथ अप्लाई करना है। मेरा ख्याल से इट विल गेट अप्रूवल, नथिंग टू वरी, शॉर्टली वी विल गेट अप्रूवल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप्रूवल। अगर अप्रूवल नहीं है तो ये है वैक्सीन पासपोर्ट बोलते हैं। हाँ, अगर आप फ्लाइट में नहीं चढ़ सकेंगे दूसरा कंट्री जाने के लिए जी लिए। और एक बात बताना चाहते हैं, कोवैक्सीन WHO एक्सेप्ट नहीं किया, बट 11 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड, लाइक नेपाल में एक्सेप्ट हो गया, पाकिस्तान में हो गया, मॉरिशस, नेक्स्ट फिलीपींस, मेक्सिको, ये हमारा कोवैक्सीन अप्रूवल हो गया। सो इसी डेटा से दोबारा अप्लाई करेंगे, जरूर मिल जाएगा जी, बिल्कुल। और क्लिनिकल ट्रायल में होता है, बिल्कुल, खासतौर पर ये देखा गया है कि छात्र जो बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, या जो नौकरी बाहर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक दिक्कत हो सकती है। तो अभी आप क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी वैक्सीन लगाएं ऐसे लोग? इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है। कोवैक्सीन इज अ गुड वैक्सीन, कोविशील्ड आल्सो गुड वैक्सीन है। अभी हमारा ख्याल से आई एम थिंकिंग कोवैक्सीन जल्दी मिल जाएगा WHO। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द पैंडेमिक, अगर आपको फॉरेन जाने के लिए वैक्सीन छोड़ना नहीं है, जो वैक्सीन मिलेगा प्लीज वैक्सीनेट योरसेल्फ, बिकॉज कोरोना से बचना है पहले, उसके बाद हम फॉरेन ट्रिप करेंगे। सो ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज टेक वैक्सीन एज पर योर प्रोटोकॉल। बोथ इंडियन वैक्सीन्स आर वेरी गुड, प्लीज टेक इट, इट विल गिव यू प्रोटेक्शन 70 to 90%। एंड कोविशील्ड 3 महीना बाद लेते हैं तो 80% के ऊपर एफिकेसी है।
प्लीज टेक इट, डोंट थिंक अबाउट फॉरेन ट्रैवल। सब वैक्सीन को धीरे धीरे मिल जाएगा इंटरनेशनल अप्रूवल। जी डॉक्टर अनीता, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। इस महामारी को रोकने का हमारे पास एक ही हथियार है और वो है वैक्सीनेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर और वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग जरूरी हो जाती है ताकि हमें वक्त रहते पता चल जाए अगर कोविड की कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी अगर जरा सा भी उसका डर या शंका हो। तो ऐसे में कहाँ टेस्ट के लिए जाएं, कहाँ पर केंद्र हैं, ये सब आप जान सकते हैं एक छोटे से गूगल सर्च से। लेकिन कब कराएं और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर शर्मा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर यही जानना चाहेंगे हम कि टेस्टिंग जो कराई जाती है वो कैसी स्थितियों में करानी चाहिए। आप कब ये सोचें कि हाँ मैं टेस्ट कराऊं? जो कोविड की बीमारी है, इसके शुरुआत के लक्षण बिल्कुल आम फ्लू की तरह होते हैं। तो जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार, तो हर एक इंसान तुरंत टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। लेकिन तुरंत दवा लेने से बुखार को रोकने से ज्यादा उचित है अगले 24 घंटे 48 घंटे में ही कोविड का RT-PCR टेस्ट, जो कि सबसे जरूरी है, करना चाहिए। अब हमारी करंट ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक रैपिड एंटीजन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा आसान है करना, उसकी रिपोर्ट ज्यादा जल्दी आती है और ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकता है टेस्ट, कम खर्चे पे। तो ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक सिम्टम्स जैसे शुरू हों तो अगले 36 घंटे में अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले कर लें तो उसकी पॉजिटिव आने पे हमें RT-PCR करने की जरूरत भी नहीं है। तुरंत दवाइयां अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप ले सकते हैं। डॉक्टर, एक टेस्टिंग सेंटर का चुनाव कैसे करें, कैसे ये डिसाइड करें कि हाँ हम इस टेस्टिंग सेंटर पे जा सकते हैं, और दूसरा ये कि अब जब वहां जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपने जैसे शुरुआत में अंजलि कहा कि हमारे पास सबसे यूजफुल हथियार वैक्सीनेशन है, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार कोविड संयम है, कोविड प्रोटोकॉल है। जब तक वो नहीं मेंटेन होगा तो हम इस बीमारी से कभी लड़ नहीं सकते। तो वही प्रोटोकॉल हमें हर वैक्सीनेशन सेंटर में, हर इन्वेस्टिगेशन सेंटर में मेंटेन करना है, अपने घर में मेंटेन करना है। और वो संयम क्या है? 3 C's हैं। एक तो क्राउडेड जगह, जहां ज्यादा भीड़ भड़कम हो, अननेसेसरी वहां ट्रैवल नहीं करना। क्लोज स्पेसेस जैसे लिफ्ट है या क्लोज्ड एनवायरनमेंट जहां पे ऑलरेडी लोग ज्यादा तादाद में इकट्ठे हैं, वहां नहीं जाना। और आपस में बात करने की भी दूरी रखना। जो सेंटर चुनने हैं, सरकार ने हर जगह अब सेंटर खोले हुए हैं जो कि ये टेस्ट कर रहे हैं। सरकारी टेस्ट फ्री भी हुए जा रहे हैं, जो प्राइवेट टेस्ट हैं उनमें थोड़ा खर्चा है, लेकिन इतने महंगी ये टेस्ट नहीं है। रैपिड एंटीजन जरूर ज्यादा सस्ता है, वो करना भी ज्यादा आसान है, और इसमें चॉइस और सेंटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल WHO के किट्स हैं। तो उसमें कोई ऐसा वो हेर फेर नहीं है, और ना ही कोई नेगेटिव टेस्ट ऐसे डाउटफुल हो सकता है। बिल्कुल, तो साफ है कि टेस्टिंग सेंटर चुनने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर, अगर टेस्ट चुनना हो, आप जैसे बता ही रहे थे RT-PCR और एंटीजन के बीच का फर्क, तो अगर एक शख्स को चुनना हो तो उसके अगर कुछ पॉइंटर्स बता सकें या चेकलिस्ट बता सकें कि कौन सा टेस्ट किस शख्स के लिए या किस कैटेगरी के लिए बेहतर रहेगा? जो शुरुआत में बुखार, गला खराब, नजला जुकाम हो, ऐसे लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट एज पर ICMR करना चाहिए। हम अभी भी एडवाइस कर रहे हैं एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स कि RT-PCR इज स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वो कराएं। अगर किसी की स्मेल चली गई है या किसी का टेस्ट चला गया है तो WHO और CDC के मुताबिक वो काफी है बताने के लिए कि आपको कोविड है, उसमें आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अपने दिमाग को तसल्ली देने की बात है। कुछ लोग हमने पाया है कि वैक्सीन जाने से पहले अपना टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ना ही टेस्ट करने की जरूरत है जानने के लिए कि आपको कोविड हुआ है या नहीं, ना ही ये जानने की जरूरत है कि आपके एंटीबॉडी लेवल क्या है। उससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, जरूर वैक्सीनेशन पे पूरा भरोसा रखें और उसके साथ ही जाएं अंदर। लेकिन आपसे ये भी जाते जाते संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, होम टेस्टिंग भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी, तो उसे कौन लोग इस्तेमाल करें? आम जनता इस्तेमाल कर सकती है जैसे सिम्टम्स आए, लेकिन ये ध्यान में रखें कि होम टेस्ट पॉजिटिव तब आएगा जब सिम्टम्स 24 घंटे से 36 घंटे तक होंगे। तो अगर मुझे अभी बुखार हुआ है या सिर दर्द हुआ है या गला खराब या खराश की महसूस हुई है बात, तो जाहिर है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो मुझे 24 घंटे 36 घंटे वेट करके फिर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन 36 घंटे में मुझे अपने आप को अपने बाकी परिवार वालों से आइसोलेट करना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, ताकि मैं औरों को इन्फेक्ट ना करूं। लेकिन मेरा टेस्ट वाजिब तब होगा जब 36 घंटे पूरे हों। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर। तो टेस्टिंग सेंटर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरूरत पड़े तो जरूर जाएं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आप बंद कमरों में काम कर रहे हैं तो फिर डबल मास्क जरूर पहनें और जैसे ही आपकी बारी आए अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। नमस्कार।